हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी एंड माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और आज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, जो कि हमारा पॉलिटिक का चल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कौन सा है भाई, 8th नंबर का, ठीक है। तो आज 8वां पार्ट मतलब 8th पार्ट जो होगा वो हम लोग इंडियन पॉलिटी का पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा, उसके बाद हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में समझा, और मैंने ये बताया कि एक बहुत बड़े वकील रह चुके थे पालकी वाला, ठीक है, पालकी वाला। उन्होंने एक तरीके से हमारे देश को या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को क्या बोला था भाई, क्या है वो, आइडेंटिटी कार्ड है। वो क्या है भाई, आइडेंटिटी कार्ड। बहुत सारी लड़ाई लड़ी गई उनके द्वारा, ठीक है, कि भाई प्रियम्बल में कोई बदलाव हो ना हो, लेकिन एक तरीके से आखिरकार बदलाव हो ही गया, ठीक है। और उसमें ये भी बात बोला गया कि भाई अगर आप प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला बहुत सारी चीज़ें। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो कहना चाह रहा है प्रियम्बल, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी 3 वर्ड जोड़े गए, जैसे कि आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, जो भी वर्ड जोड़े गए, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, तो वो जो है वो कभी भी हमारे देश में या फिर हमारे देश के संविधान से ही नीचे से ऊपर उठा के डाल दिया गया प्रियम्बल में। ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान में वो बात लिखी नहीं थी, लिखी हुई थी, लेकिन एक तरीके से उसे प्रियम्बल में लाने का काम किया गया, ठीक है, 1976 में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अब आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। आर्टिकल्स, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी मैं बताता चलूंगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कोई एक आर्टिकल तो पढ़ेंगे नहीं। जितने भी सारे टोटल आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं उन सब सारे को डिस्कस हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाले लेक्चर, ठीक है। आगे करते हैं, 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। आगे आते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई, यूनियन एंड टेरिटरी। किसमें, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका सिंपल सा लॉजिक मतलब क्या है भाई, कि इंडियन एंड इट्स टेरिटरी का, कि हमारे देश में, अब आप जान रहे हैं कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28 अगर हमारे देश में देखा जाए 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 8 यूनियन, यूटी बोल लो डायरेक्ट, क्या है भाई, आपको देखने मिलेंगे 8 यूटीज। अब 8 यूटीज पहले 9 थे, ठीक है, पहले 9 थे, लेकिन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, उसको क्या कर दिया गया भाई, एक साथ मिक्सअप कर दिया गया, जो कि एक तरीके से अब आपको देखने को मिलता है कि अब उसका नाम एक ही हो चुका है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि अब 9 था, अब यूनियन टेरिटरी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या है भाई। अब अगर देखा जाए यहाँ पर यूनियन एंड टेरिटरीज, तो थोड़ा बहुत कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली है, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आर हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बहुत बार देखे होंगे कि एक तो भाई स्टेट्स में क्या होता है, गवर्नर होता है। स्टेट्स को हेड कौन करता है, स्टेट्स में एक होते हैं सीएम और एक होते हैं गवर्नर, है कि नहीं, एक होते हैं गवर्नर। तो जो सीएम होते हैं वो तो भाई हेड ऑफ द स्टेट्स माने नहीं जाते, वो एक तरीके से जो भी कानून वगैरह, जैसे कि पीएम है, तो पीएम हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं है हमारी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट्स कौन है, प्रेसिडेंट है। सेम उसी तरीके से स्टेट का हेड कौन, एक तरीके से गवर्नर होते हैं, और गवर्नर के सिग्नेचर के बिना सीएम का कोई भी काम नहीं होता, तो लगभग उसमें गवर्नर इन्वॉल्व रहता है। तो स्टेट्स में गवर्नर, सेम उसी तरीके से यूटी में जो यूनियन टेरिटरीज में कौन होते हैं भाई, हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अभी देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ है, सारे यूटी में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है, ठीक है, जो एनसीटी बोलते हैं हम लोग, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है एनसीटी दिल्ली, ठीक है। पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, उस कौन हेड करता है इसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, याद रखना है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली हैव अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर, और इन दोनों का जो है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली के क्या है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर है,
ठीक है। फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी से बोथ द यूटीज हैव बीन मर्ज, उन लोगों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और सिंगल यूटी कर दिया गया दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को, ठीक है, याद रखिएगा, निम्न क्या कर दिया गया, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। एंड दमन एंड दीव जो है, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऑल्सो गवर्न बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, वो दोनों, उसके बाद लक्षद्वीप, चंडीगढ़ को कौन एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर गवर्न करके चलते हैं। अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी में क्या है भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर इलेक्शन होता है, जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और एक तरीके से वहाँ के प्रॉपर एक सीएम होते हैं, ठीक है। तो 3 यूटीज है जहाँ पर एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सिंपल सा मीनिंग है कि वहाँ पर जो है वो सीएम एक तरीके से रोल प्ले करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, क्लियर। देयर आर टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज, 9 नहीं अब 8 हो चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, एंड नगर हवेली। दमन एंड दीव एंड नगर हवेली इज द सेम थिंग, ठीक है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, जम्मू एंड है ये, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये सब सारे एक तरीके से जो हमारे यूटीज हैं। बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बात याद रखना है थोड़ा सा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अगर कोई बोलेगा भाई हमारे देश में जो कैपिटल है वो कौन बनाए, एक तरीके से दिल्ली बनाए, ठीक है, मतलब हमारे देश की राजधानी कौन है, दिल्ली है, तो उसको हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, एनसीटी के नाम से भी जानते हैं। और उसको जो है वो कौन सा जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एक तरीके से अधिकार देता है क्या कैपिटल की तरह काम करे। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट, इट कुड लेजिस्लेट अ सर्टेन मैटर एक्सेप्ट द लैंड पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो लैंड पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में रहता है भाई, ये सेंटर के हाथ में रहता है। किसके हाथ में रहता है, सेंटर के हाथ में रहता है। किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में, मतलब सेंटर के हाथ में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए देखना दिल्ली के सीएम जो है वो कभी कभी चिल्लाते रहते हैं। खैर अभी तो बीजेपी की वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी था, अरविंद केजरीवाल के थे, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमेशा चीज़ें उसी तरीके से चलती थी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें। थोड़ा सा आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहाँ पर, अब आर्टिकल के बारे में आते हैं कि कौन कौन से। तो यूनियन एंड टेरिटरी कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया भाई, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। कौन से पार्ट में, 1 से 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। तो अगर कोई बोलेगा कि यूनियन टेरिटरी का डिस्क्रिप्शन या फिर उसके बारे में कहाँ पर या कौन से पार्ट में बोला गया, तो भाई पार्ट 1 में डिस्कस किया गया, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है भाई, दैट डिस्क्राइब इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया क्या है, भारत है, एज द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है भाई, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब क्या, सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक संघ है। क्या भाई, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या, जितने भी सारे स्टेट है उसका एक संघ है, मतलब सारे स्टेट मिलाकर भारत को बनाते हैं। एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ 3 कैटेगरी। और जो टेरिटरी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, उसमें यही बात किया जाता है कि भाई आपका जो भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। और उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। पहला, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। और कौन से टेरिटरीज हैं जिनको सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कभी भी एक्वायर कर सकती है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया भी 9 नहीं 8 है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स और एक तरीके से यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और उसके बाद the name of the states and UT and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the constitution। कि अगर कोई भी नाम या नाम के बदलाव करने हैं
तो आप किस में एक तरीके से बदलाव करेंगे, इसके थ्रू आप चलेंगे लेकर। एट प्रेजेंट देयर इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आज हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर। चलिए ठीक है। अगर देखो थोड़ा सा हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से भाई यूटीज हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लो। यूटी में कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहला क्या है भाई यूटी में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा हो गया, लिख लो भाई कहीं भी, ठीक है, अपना कॉपी में लिख लेना जरूर, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया। तीसरा कौन हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तीसरा कौन है, तो थर्ड वन अगर देखा जाए, थर्ड वन कौन है, दिल्ली है, ठीक है। फोर्थ वन कौन है, फोर्थ वन आपको कौन देखने को मिलेगा भाई, फोर्थ वन आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। फिफ्थ वन कौन मिलेगा, कुछ अंदाजा लगाइए, फिफ्थ वन कौन मिलेगा, तो फिफ्थ वन आपको देखने को मिलेगा लद्दाख, ठीक है। लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया। फिर आ गया सिक्स्थ वन पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। उसके बाद आपका सेवेंथ कौन आ गया भाई, सिक्स पुडुचेरी हो गया। फिर सेवेंथ आ गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। और 8 क्या हो गया, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्या होगा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्या होगा, दमन एंड दीव, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर करीबन आपको देखने को मिलेगा 8 यूटीज हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली जिसको एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोला गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पहले एक हुआ करता था, अब एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा दोनों अलग अलग हो चुके हैं। फिर पुडुचेरी हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक में मिला दिया गया। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना आप सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा बहुत आप एक्वायर जरूर करिएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, देख लीजिए, थोड़ा सा लिख भी लीजिए आप लोग पॉज करके, ठीक है। चलते हैं भाई आगे, थोड़ा सा आगे क्या है देखो फटाफट। अगर आगे इसी में क्या बात बोला गया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या बोला गया, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन। हमारा टेरिटरी जो है एक वाइडर एक्सप्रेशन के थ्रू क्या बोला गया, एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बिकॉज द लैटर इंक्लूड्स ओनली द स्टेट व्हाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स। याद रखना कि जो लेटर है वो यूनियन ऑफ इंडिया में सारे एक तरीके से ऐड होते हैं, बट नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो द यूटीज एंड टेरिटरीज। अगर यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाएगा कि हमारा यूनियन ऑफ इंडिया, इसका सिंपल सा मतलब उसमें सारी चीज इंक्लूडेड हो रहे हैं। तो अगर देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज द फॉर्मर, पहला जो है नॉट ओनली स्टेट्स, पहले में टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स का नहीं, उसमें यूनियन एंड टेरिटरीज, यूटीज भी और टेरिटरीज भी एक्वायर कैसे सरकार कर सकती है उसके बारे में बात किया गया फ्यूचर टाइम में। कि भाई हमारे देश में, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो कोई भी, जैसे मान लो कि अभी इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, अब इंडियन ओशियन में मान लो कोई एक ऐसा आइलैंड मिला, एक ऐसा आइलैंड मिला जो कि आज तक किसी ने नहीं खोजा, हम लोगों ने खोजा, तो वो किसका हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हमारा। क्या होगा भाई, हमारा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो वही बोला क्या, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है किसके, यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज द लैटर इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स। याद रखना, ये वाला जो यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट का, यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें स्टेट्स ही इंक्लूड हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेट्स इंक्लूड हो रहे हैं, जितने भी सारे स्टेट्स हैं। लेकिन जो फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब पहले वाला, इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो द यूटीज। मतलब यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज दोनों बोलते हैं इसको, स्टेट और यूटीज, स्टेट और जो यूटीज हैं, ठीक है, स्टेट ऐसे करके लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पर स्टेट्स प्लस यूटी दोनों एक तरीके से
मिलकर टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाते हैं। और इसमें ये भी बात बोला गया किस तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं टेरिटरी को। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 क्या डिस्कस करते हैं भाई, एम्पावर्स द पार्लियामेंट। क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये शक्ति देता है किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट मतलब लगभग उसमें लोकसभा राज्यसभा, लेकिन ज्यादातर लोकसभा, ठीक है। टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स ऑफ। ठीक है, तो याद रखना कैसे क्या बोला कि अगर मान लो कि कोई भी एक नया स्टेट बनाना है, जैसे मान लो कि अभी हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। अब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ भाई, ठीक है, यूपी से अलग, तो यूपी से अलग होकर एक नया स्टेट बना, तो वो कौन से आर्टिकल में कैसे होना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको आर्टिकल नंबर 2 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 2 में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आर्टिकल 3 देखा जाए तो ऑथराइज द पार्लियामेंट टू, आर्टिकल क्या बोला गया, आर्टिकल 3 क्या बोला गया, ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन फ्रॉम एनी स्टेट। देख रहे हो यहाँ पर क्या बोला कि एस्टैब्लिश कर सकता है, और यहाँ पर एक्चुअल में कैसे करेगा वो बताया गया आर्टिकल 3 में। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब कैसे भी किसी तरीके से, जैसे मान लो कि अगर 2 स्टेट को साथ में जोड़ना है और एक स्टेट बनाना है, वो उसके बारे में बताया गया है। और अगर एक स्टेट को 2 पार्ट में मतलब डिवाइड करना, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की एरिया को अगर बढ़ाना है, ठीक है, या फिर उसके मतलब कि रहने का मान लो कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो गया, तो उसके अगर टेरिटरी को बढ़ाने से, दिल्ली के बारे में कभी कभी बात किया जाता है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई कि बहुत ज़्यादा रस है अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो वहाँ बीमारी वगैरह फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे सिचुएशन में सरकार या फिर पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर जो है वो कर सकती है, कोई भी स्टेट की एरिया को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। उसमें प्रॉपर कानून लाना होता है, उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पास कराने होते हैं, ठीक है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है, ठीक है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को वो ऊपर नीचे इधर उधर कर सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते बहुत सारे, जैसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था भाई हमारा उत्तराखंड, है कि नहीं। अब उसके बाद जब एक तरीके से यूपी से अलग हुआ तो उसको उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो आप देख सकते हो कि ऑल्टर द नेम, जैसे कि अगर झारखंड और बिहार भी अलग हुआ था, सेम उसी समय जो है यूपी से, मतलब 2 स्टेट अलग हुए थे भाई, ठीक है, मतलब यूपी से निकलकर उत्तराखंड और जो बिहार से निकलकर झारखंड 2000 में, ठीक है, 2000 में। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्टर नेम को भी ऑल्टर किया जा सकता है कोई भी स्टेट को, वो कौन से, आर्टिकल नंबर 3 में ये परमिशन दिया गया है पार्लियामेंट को। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो इस तरीके से तीनों आर्टिकल के बारे में अलग अलग तरीके से, ठीक है। चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी कि ऐसे मान लो कि भाई पार्लियामेंट के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है कि वो स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है या स्टेट के बाउंड्रीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो वो सिंपल सा आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 3। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है, एक टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, जो भी प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा, वो कौन सा, आर्टिकल नंबर 2 होगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ो भाई। आगे अगर बोला गया कोई भी अगर बिल लाया जाता है, द बिल सीकिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर किसी चीज पर कानून बनाना है तो सबसे पहले बिल लाया जाता है, याद रखना। अब वो बिल कौन पेश करता है, पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई बिल लाना है, या फिर मान लो कि होम मिनिस्टर, क्योंकि अब भाई यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो होम मिनिस्ट्री क्या लाएगी, सबसे पहले बिल। अब बिल 2 जगह लाया जाता है, कहाँ कहाँ पर भाई, एक तो राज्यसभा में, एक तो लोकसभा में। अब लोकसभा में पास कराना होता है और राज्यसभा में पास कराना होता है। जब ये दोनों में पास हो गया और उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन कराना होता है, ठीक है। अगर ये दोनों में पास हो गया उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगेगा भाई। अब प्रेसिडेंट का जैसे ही सिग्नेचर लगा वो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, वो बिल हमारा क्या बन गया, एक्ट बन गया। और जैसे ही बिल एक्ट हो जाता है वैसे ही एक तरीके से फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर लेता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लागू करते हैं, जो भी प्रॉपर मिनिस्टर्स जो कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है।
तो वही बोला गया, बिल सीकिंग टू क्रिएट, अगर कोई बिल लाया जाता है नए स्टेट को क्रिएट करने या फिर उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउसेस में उसको लाया जा सकता है। आइदर हाउसेस का इसका मतलब क्या, या तो वो लोकसभा में ला दे या फिर वो राज्यसभा में ला दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है कि हाँ भाई हम इस स्टेट के नाम को ऑल्टर करना चाह रहे हैं या इस स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना चाह रहे हैं। तो वो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट से वो रिकमेंडेशन लेटर साइन कराएगा और प्रेसिडेंट से जैसे ही रिकमेंडेशन लेटर साइन कराएगा वैसे एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा वहां पर सिग्नेचर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन करा, उसको कोई भी आइदर ऑफ द हाउसेस में उसको एक तरीके से क्या बिल को पेश कर दिया जाएगा, और बिल को पेश करने के बाद बिल अगर पास हो गया तो फिर उसको एक तरीके से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के थ्रू एक्ट बना दिया जाएगा। प्रेसिडेंट हैज टू रेफर दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। यहाँ पर अगर कोई भी बिल लाया जाएगा तो वो किस नाम से लाया जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का था, ठीक है। टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, और उसको स्टेट लेजिस्लेचर को देना होगा। जैसे मान लो कि हमें उत्तराखंड के बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाएंगे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपिनियन मांगेंगे, किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, कि भाई बताइए आप लोगों का क्या एक्सप्रेशन है, मतलब क्या आप लोग एक्सप्रेस करते हैं इसके मतलब में। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेस, सिंपल सी बात है। तो ये स्टेट से भी ठीक है भाई, हाँ करिए करिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा है राज्यसभा है, वहां पर एक तरीके से आपको क्या करना होता है, पास कराना होता है बिल को। जैसे ही बिल को पास कराएं, वो किस में बन गया, वो एक्ट में एक तरीके से तब्दील हो गया। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्या बोला गया, पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। मान लो कि उत्तराखंड के स्टेट ने या उत्तराखंड के पार्लियामेंट ने ये बोला भाई नहीं यार ये करो ये करो, तो वो हो सकता है कि पार्लियामेंट माने, अब हो भी सकता है कि पार्लियामेंट ना माने, बाउंड नहीं है। क्या बोला गया, बाउंड नहीं है, मतलब पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, सिंपल से लॉजिकल आंसर होगा। तो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर हो गया यहाँ तक, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 तक यहाँ तक हो गया भाई। आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 देखो, आर्टिकल 4 प्रोवाइड्स द बिल अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368। अब देखो कितना बड़ा खेल है, सोचो कि किस तरीके से हमारे निर्माताओं ने या फिर हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 368 आर्टिकल हमेशा याद रखना, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप संविधान में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है पार्लियामेंट को, 368। तो बोला गया आर्टिकल 4 प्रोवाइड करता है कि बिल, जो भी बिल लाया गया आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत, मतलब 2 और 3 में जो भी लिखा गया स्टेट के लिए अगर कोई बिल लाता है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, उसको कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसको एक तरीके से हो सकता है कोई आगे चलकर वो एक लीगल बिल टाइप में होगा, जैसे स्टैच्यूटरी बिल टाइप में लाया जाता है, मतलब आमतौर पर बिल के जैसा। उसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे संविधान में बदलाव किया जा रहा है ना, उसको एज इन द सेंस ऑफ हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसको कभी भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कंसिडर नहीं करेंगे आर्टिकल 368 के अंदर। समझ में आया, आर्टिकल 1 से 4 तक हमने बहुत शानदार तरीके से देखा, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा कितना, हमारा पार्ट 1 में डिस्कस किया गया किसके बारे में, 1 से 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किस में आता है, सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप को लेकर बहुत बड़ा मामला है, जैसे कि अगर देखा जाए इकोनॉमिकली देखा जाए तो हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं भाई, हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, जो हमारे देश के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर कोई भी वर्क कर रहे हैं
और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और वो हमारे देश के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल लो, ठीक है, मतलब कोई भी रहने और खाने के लिए अगर हमारे देश में है और वो रह रहा है, खा रहा है सही तरीके से और यही खर्च कर रहा है, तो मतलब वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है। और अगर वो हमारे देश में एक साल बिता लिया है, ठीक है, 1 साल बिता लिया, मतलब 1 साल उसका मिनिमम हो रखा है, तो हम लोग उसको सिटीजन मानने लगते हैं। इन द सेंस आपको याद होगा कि आज तक बहुत जो CAA है, बहुत सारे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि सिटीजनशिप किस तरीके से दिया जाए, कब, कैसे, तो वो सिटीजनशिप के बारे में आज हम लोग एक तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप में हम लोग एक तरीके से जानकारी लेते हैं कि आखिरकार सिटीजनशिप को किस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप जो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 ऑफ पार्ट सेकंड। याद रखना, सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में बात किया गया भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट सेकंड के कौन से आर्टिकल? 5 से लेकर 11 आर्टिकल, 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स तक बात किया गया है, ठीक है। याद रखना सिटीजनशिप के बारे में कि एक हमारे देश का सिटीजन कौन होगा, हमारे देश का सिटीजनशिप किस तरीके से एक तरीके से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इनके बारे में। आर्टिकल 5 to 8 डील्स विथ हाउ अ पर्सन बिकम्स सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर अ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें ये बात लिखा गया कि भाई हमारे देश के कौन बंदा सिटीजन हो सकता है या कौन बंदा सिटीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिटीजन एक ऐसा पर्सन होता है who enjoy full membership of a country in which he lives। सिटीजनशिप का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो भी देश में वो बंदा रह रहा है या जिस भी क्षेत्र में वो बंदा रह रहा है उसको वो खुली छूट है कि वो फुल्ली तरीके से मेंबरशिप का इस्तेमाल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम उस क्लब के मेंबर हैं, तो भाई क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर एक आइडेंटिटी कार्ड है उस पर्टिकुलर मेंबर का, ठीक है। सेम उसी तरीके से एक सिटीजन इज अ पर्सन जो एंजॉय करता है क्या? फुल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री, जहां पर वो रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। अगर देखा जाए हमारा देश जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या, एक सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है एंटायर कंट्री में। जैसे बहुत सारे केस देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं भाई कि हमारा जो कंट्री है उसमें जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे जो फेक वोटर्स हैं, फेक सिटीजनशिप जो है या फेक सिटीजन जो है उसको बना के लाया जाता है और वोटिंग लिस्ट या वोटर लिस्ट में उसको ऐड किया जाता है। और जिसकी वजह से इसका केस जो है असम में बहुत ज़्यादा निकल के आया था कि असम में ऐसा बहुत सारे फेक वोटर्स हैं जो कि एक तरीके से वोट डाल के चले जाते हैं, बांग्लादेश से आके उधर म्यांमार से आ जाते हैं, बहुत सारी वहाँ पर हैं जो कि एक तरीके से चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट है। और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है पिछले बहुत सालों से CAA के बारे में, आप लोग NRC के बारे में देखे होंगे, है ना, NRC हो गया या फिर CAA हो गया, ठीक है। तो ये सब बिल जो है वो लाने की कोशिश कर रही है ताकि सिटीजनशिप या फिर बहुत जो बाहर के लोग हैं हमारे देश में जो इलीगली आके माइग्रेट होके आकर यहाँ पर सिटीजन बन गए हैं उनको किस तरीके से यहाँ से भगाया जाए, ठीक है, ये यहाँ से जाना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी टेरिटरी है और हमारी टेरिटरी में अगर कोई बंदा आ गया है तो एक तरीके से वो गड़बड़ दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी हो सकता है आगे चलकर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए 5 से 11। अब सोचिए थोड़ा सा एक्विजिशन, क्या बोला गया भाई, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड्स द 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। क्या बोला गया कि अगर किसी भी इंसान को अगर सिटीजनशिप लेना है या वो हमारे देश का सिटीजन है तो वो कौन सा क्या डिस्क्राइब करता है, किससे पता चलता है कि वो हमारे देश का सिटीजन है या नहीं है। तो द सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, क्या आया था 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, ठीक है, जो करता है कि 5 तरीके से कोई भी बंदा जो है वो हमारे देश में सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। जैसे कि आप मान लो US से जा रहे तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड वगैरह लेना पड़ता है, बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, वहाँ पर सिटीजनशिप लेने के लिए भी अलग अलग तरीका, सेम उसी तरीके से हमारे देश में भी 5 तरीका बताया गया है जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। पहला हो गया बाय बर्थ, भाई जो जन्म ही यहीं ले रहा है। जैसे कि देखो, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया
ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। क्या बोला गया? वैसा कोई भी व्यक्ति या फिर बच्चा जो कि 26 जनवरी 1950 को, आप देखो 26 जनवरी 1950 मतलब जब से हमारा इन्फोर्स हुआ था, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ था भाई? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। तो अडॉप्ट कब किया गया था भाई, बताओ। यहाँ पर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था? एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। अगर सिंपल से लॉजिकली देखा जाए, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो याद रखना। तो यहाँ पर क्या बोला गया? कोई भी पर्सन हमारे देश में अगर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर, देख रहे हो यहाँ पर बड़ा अच्छा बात बोला। एक तो एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 shall be a citizen of India by the birth irrespective of nationalities of his parents। अगर 1 जुलाई 1987, ठीक है, 1 जुलाई 1987 क्या बोला? बट बिफोर 1 जुलाई 1987 shall be a citizen of India। एक तो भाई आफ्टर, उसके बाद 1987 के पहले भी, ठीक है, बिफोर जो भी हमारे देश में पैदा लिए हैं उनको एक तरीके से क्या सिटीजन माना जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स यहाँ के हैं या नहीं है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। याद रखना, जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जैसे बहुत सारे डिप्लोमेट, जैसे कि मान लो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर, ठीक है, पाकिस्तान के एम्बेसडर हमारे देश में आके रह रहे हैं भाई, ठीक है, एम्बेसडर हमारे देश में मान लो नौकरी कर रहे हैं वो अपने एम्बेसी में। तो यहाँ पर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स जो पोस्टेड हैं इंडिया में, और जो एनिमी एलाइज हैं जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारे एनिमी एलाइज हैं, कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, कि वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ये साफ सुथरी बातों में लिखा गया है और शुरुआत से पाकिस्तान को एनिमी नेशन के रूप में डिनोट किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान से कोई यहाँ सिटीजनशिप अप्लाई करता है तो बहुत परेशानी होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का मतलब यहाँ के हस्बैंड होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखना पड़ता है, जो कि बहुत दिक्कत परेशानी होता है, ठीक है। तो बाय बर्थ वाला चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, बाय डेसेंट क्या बोले? पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया। बाय डेसेंट का मतलब द पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर, क्या बोला गया? जो भी बाहर पैदा हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर कब 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1992, अगर इसके बीच में पैदा हुआ है, ठीक है, आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिसेंट्स, ठीक है, डेसेंट्स बोलते हैं इसको। इफ देयर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, कि अगर इन लोगों का, अब सोचो, इन मतलब अगर कोई बंदा जो आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है, अमेरिका में कहीं भी, अगर मान लो कि उसके पिताजी का सिटीजन जो है वो इंडिया का है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, कि जब वो बर्थ, मतलब मान लो कि किसी का जन्म हुआ, एक बंदा है, एक बंदे का जन्म हुआ, मान लो कि 27 जनवरी 1950, ठीक है, एक बच्चे का नाम क्या था? अमन। अब अमन का बर्थ हुआ भाई, अमन्स बर्थ, ठीक है, अमन्स बर्थ ये तब हुआ, मतलब वो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और अगर उसके पिताजी, यहाँ बोला कि इफ, अगर उसके फादर इफ हिज और हर फादर का जो सिटीजनशिप है या सिटीजनशिप है वो कहाँ का? भारत का, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई बच्चा जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, और अगर उसके पिताजी के उसके जन्म के समय सिटीजनशिप इंडिया का है तो वो इंडियन सिटीजन है बाय डिसेंडेंट, ठीक है।
याद हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रखना। जैसे कि आप पिछले वाला अगर देखो तो पिछले वाले में मैंने यही बताया, देखो यहाँ पर मैंने यही बताया कि अगर कोई जन्म लिया है 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987, ठीक है, हमारे देश के अंदर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, कोई भी, चाहे हमारे देश के हैं, हमारे देश का नेशनैलिटी है या हमारे देश का नहीं है, बट सिर्फ ये होना चाहिए, नोट ये जरूरी है कि उसका जो है वो चिल्ड्रन फॉरेन डिप्लोमेट का और इंडियन एनिमी का नहीं होना चाहिए, वो सिटीजन से कभी एक्वायर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में अगर जन्म लिए और हमारे देश के, मतलब उसके पिताजी हमारे देश के बंदे थे या नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखना, क्लियर, या उसके पेरेंट्स। चलिए, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया, आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इफ देयर फादर बोला, मदर नहीं है यहाँ पर, इसलिए याद रखिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट, बाई रजिस्ट्रेशन। अब बहुत बार क्या, एक तो हो गया भाई, ठीक है, अगर फादर का नेशनैलिटी है तब क्या, तो 1992 और 1987 शुरुआत में। अब तीसरा आते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन। कोई रजिस्ट्रेशन भी कराता है भाई, क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, कोई रजिस्ट्रेशन कराता है। यहाँ पर क्या बोला गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट may on the application registered as the citizen of India any person if belongs to any of the following category। क्या बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो रजिस्टर करा सकता है, क्या करा सकता है, रजिस्ट्री करा सकता है, अगर ये बहुत सारे रीजन्स हैं जो कि उसको समझ कर चल रहे हैं। क्या क्या रीजन्स हैं उसको देखो भाई थोड़ा सा, ठीक है, बहुत सारे रीजन्स हैं। अब यहाँ पर देखो, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years। क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे देश में सिटीजनशिप कौन देता है भाई, सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है, होम मिनिस्ट्री, याद रखना, होम मिनिस्ट्री करती है। किसके अंतर्गत भाई, होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, देख रहे हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि होम मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करती है। तो अगर मान लो कि कोई भी पर्सन जो है वो कौन अप्लाई कर सकता है भाई, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years। वो इंडियन ओरिजिन है और वो 7 साल से हमारे देश में रह रहा है, ठीक है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। कोई भी पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रह रहा है और हमारे देश की कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पूर्वज जो है हमारे देश में रह रहा हो, उसके पास कोई प्रूफ हो, तो वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आराम से कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ तक, क्लियर। चलो भाई आगे देखा जाए थोड़ा सा, ठीक है, आगे देखो। अ पर्सन, यहाँ पर क्या बोला गया थर्ड में, अ पर्सन हु इज मैरिड टू द सिटीजन। क्या बोला गया, अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। क्या बोला गया, अगर कोई पर्सन मैरी करता है, मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश के सिटीजन से मैरी करता है, और अगर वो बंदा वो रेसिडेंट 7 साल तक रहा है, ठीक है, एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो उसका सिटीजन है वो क्या, एक माइनर सिटीजन है, ठीक है। माइनर उसका पर्सन जो है वो एक तरीके से सिटीजनशिप के रूप में देखा जाता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा, अगर माइनर चिल्ड्रन है, उसका छोटा बच्चा है, तो ये चीज़ एक तो मैरिज वाला हो गया, एक तो माइनर अगर छोटा बच्चा है, तो अ पर्सन इज फुल एज कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन। तो अगर कोई पर्सन है, कोई अगर फुल एज है, उसका बहुत ज़्यादा एज हो चुका है और उसकी कैपेसिटी एंड कैपेसिटी हो चुकी है, और उसका पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया पहले रह चुका है, तो उसको वो एक तरीके से रजिस्टर हमारे लिए सिटीजनशिप का अप्लाई कर सकता है। तो अगर ये 3 बात जरूर याद रखना, ये वाला, अ पर्सन इंडियन ओरिजिन 7 साल से रह रहा है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया, जो हमारे देश में, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अ पर्सन हु मैरिड टू सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट के द्वारा कितने साल, 7 साल, ठीक है। अगर 7 साल से वो रह रहा है और वो एक तरीके से सिटीजन
मैरी किया हमारे, मान लो कि कोई बाहर की जो लड़का है या कोई लड़की है, वो अगर हमारे देश के लोगों के साथ, मतलब हमारे लोगों के, अगर हमारे इंडियन सिटीजन के साथ एक तरीके से उसने मैरिज करा है, तो वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो सकता है। अब आते हैं नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है भाई? बाई नेचुरलाइजेशन सिंपल सी बात है कि इट कैन एक्वायर बाई अ फॉरेनर, कि कोई भी नेचुरल तरीके से इट कैन बी एक्वायर्ड बाई अ फॉरेनर हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। अगर कोई फॉरेनर है जो कि 12 साल से भारत में रह रहा है, ठीक है, वो एक्वायर कर सकता है नेचुरल तरीके से सिटीजन से, ठीक है। इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड। अगर मान लो कि नेचुरलाइजेशन, जैसे मान लो कि कोई एक, जैसे इंडियन ओशन में एक आइलैंड निकल के आया, ठीक है, आइलैंड निकल गया और वहाँ पर मान लो कि 500 लोग रह रहे हैं, 500 पीपल्स रह रहे हैं, और वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार ने क्या करा, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या कर लिया भाई? एक्वायर कर लिया। अब इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर कर ली, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पूरे टेरिटरी को अपने हाथ में ले लिया। तो उस वक्त जब मान लो कि आज अगर एक मान लो कि 1 नवंबर को एक्वायर किया, 1 नवंबर 2025 को, तो सिंपल सी बात है 1 नवंबर 2025 से अगर नोटिफिकेशन हुआ भाई, हाँ, तो 1 नवंबर 2025 से ये 500 लोग इंडियन सिटीजन की, मतलब इंडियन सिटीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इंडियन सिटीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इंडियन सिटीजन के कैटेगरी में आ जाएंगे। हम लोगों ने पिछले देखा, अब यहाँ क्या कोई फॉरेनर है जो 12 साल से रह रहा है, इसके पहले 7 साल था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी, इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पीपल दैट टेरिटरी टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई नया टेरिटरी बनता है तो वो वहाँ के बंदे जो है हमारे बंदे कहलाएंगे। सच पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम नोटिफाइड डेट। ठीक, वही बात है कि वो पर्सन क्या हो, एक तरीके से नया, मतलब हमारे देश का बंदा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा टेरिटरी से रिलेटेड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो भाई थोड़ा सा आगे देखा जाए। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, किसका जो है सिटीजनशिप खत्म हो सकता है। ठीक है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड 3 मोड्स ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप। जैसे 5 था हमारा कि कैसे आप सिटीजनशिप एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, बाय रिनोसिएशन, इफ अ पर्सन गिव अप हिज इंडियन सिटीजनशिप। क्या रिनोसिएशन का मतलब कि अगर कोई यहाँ इंडिया में रह रहा बंदा है, ठीक है, इंडिया में रह रहा है, अब वो जाके कहाँ पर, अमेरिका चला गया और अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया। मान लो अमेरिका सिटीजन बन गया और इसने क्या करा कि यहाँ भाई हम आप सिटीजनशिप अपना छोड़ते हैं, यहाँ के सिटीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। इसकी सिटीजनशिप क्या हो गई? यहाँ से खत्म हो गई और वो कहाँ का सिटीजन बन गया? अमेरिका का। By termination, when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, his citizenship, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने वहां बोला। लेकिन एक होता है गिव अप करना, कि इसने गिव अप कर दिया, वहां गया काम करने के लिए और वहां सिटीजनशिप नहीं लिया और वही गिव अप कर दिया, वहां के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुका है तब के लिए। दूसरा क्या कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई इंडिया का है वो बाहर सिटीजनशिप जाके ले लिया है, ठीक है, तो वो एक्वायर कर लिया है, ठीक है, अनदर कंट्री का, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। तो इंडियन सिटीजनशिप क्या होता है? ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। बाय deprivation of citizenship by the government of India on the basis of acquisition of citizenship by the fraud, helping an enemy during the war or being disloyal to the constitution। अगर कोई भी बंदा फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करके रखा हुआ है, मतलब जाली पासपोर्ट बना लिया, जाली, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, या वॉर के समय में गलती से क्या, मतलब धांधली करके वो हमारे सिटीजन एक तरीके से बन गया, तो वो अगर धोखाधड़ी से बना हुआ तो वो सिटीजनशिप कभी भी नहीं कहलाएगा, उसकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। तो ये 3 तरीके से जो होता है वो लॉस ऑफ सिटीजनशिप आपको आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से होता है। ठीक है, एक्वायर कैसे कर सकते हैं और एक तरीके से। अब बोला गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन, अब बहुत सारे बाहर भी रहते हैं हमारे देश के लोग हैं, तो ओवरसीज सिटीजन होता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन, अब देखो
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोला गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। तो सिटीजनशिप एक्ट हैव अमेंडेड इन 2003। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में तो आया ही भाई, याद रखना, 1955 में, ठीक है। उसके तहत हमने ने देखा कि 5 कैसा तरीका हो सकता है जिसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और 3 ऐसे तरीका कैसे हो सकता है जिससे लूज कर सकता है वो अपनी सिटीजनशिप को। अब यहाँ पर क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कि सिटीजनशिप एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2003 बाय व्हिच द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज, याद रखिए क्या बोला गया कि सिटीजनशिप एक्ट 2003 में थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और ये बोला गया बाय व्हिच द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी इंडियन ओरिजिन पीपल अगर है 16 स्पेसिफिक कंट्री में एक्सेप्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, याद रखना, दो में बोला गया, सिंपल सी बात यहाँ पर देखो तो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 स्पेसिफिक कंट्री वहां पर डिस्क्राइब किया गया, विल बिकम एलिजिबल टू रजिस्टर एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश को कभी भी ऑर्डर नहीं दिया गया कि हमारे देश में आके सिटीजनशिप एक तरीके से उनको दिया जाए। तो यहीं पे बोला गया कि 16 स्पेसिफिक कंट्री एक्सेप्ट जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वो हमारे देश की ओवरसीज सिटीजन। अब कोई बोलेगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे आप ले सकते हो, 16 स्पेसिफिक जो है कंट्रीज हैं अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। ओवरसीज citizens of India are entitled of some benefits like a multiple entry, multi-purpose, lifelong visas. They can live and work in India and their countries of a naturalization. वो अपने कंट्री के जैसा रह सकते हैं। मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी एक तरीके का अब बोला जाए सिटीजनशिप ही दिया जाता है, बट उसको है कि सरकार कभी भी उसको एक तरीके से हमेशा वो गवर्नमेंट के दायरे में होकर रहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी संवैधानिक पद जो है वो नहीं ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, या ना ही वोट दे सकते हैं, ठीक है, और ना ही वोट दे सकते हैं, याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और नहीं गवर्नमेंट ये वोट दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्या बोला गया भाई, नहीं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, कांट वोट ऐसे करके लिख देते हैं। ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखो यहाँ क्या बोला, ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स आर डीम्ड टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर्स विद इफेक्ट ऑफ 9 जनवरी 2015, ठीक है। और अगर किसी के पास भी ऑल इंडिया मतलब ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का अगर कार्ड है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का अगर कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है ना, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि वो 9 जनवरी 2015 से इफेक्ट हो गया था और वहां से आप एक तरीके से लागू हो चुके हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में। तो यहाँ याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज वाला भी एंगल जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो चीज़ें थोड़ा सा आसान होगा अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ें पढ़कर चलेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कब हुआ था? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया था, बहुत बवाल हुआ था भाई, आपको पता ही है कि नहीं। और इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया कि किस तरीके से जो अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स द हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान who entered India on or before 31st December 2014 will not be treated as a illegal migrants and will be eligible to grant a citizenship। देखो क्या किया गया, कोई भी अगर जो पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है या बांग्लादेश से आया है, हमारे देश में एंटर किया है, ठीक है, वो एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर, ऑन मतलब 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, ठीक है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए इलीगल माइग्रेंट्स, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा और वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं एंड क्रिश्चियंस। क्लियर हो गया यहाँ पर। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन नेचुरल तरीके से कौन हो सकते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ 11 years to 5 years, ठीक है, पहले 12 years था, 12 years से 11 years किया गया, उसके बाद क्या किया गया 5 years तक किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 years तक नेचुरलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना था, 12 साल, यहाँ पर कितना कर दिया गया 5 साल कर दिया गया, ठीक है। फिर 11 साल किया गया था, फिर आपको
5 साल कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात था। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बहुत शानदार तरीके से। यहाँ तक कि हमने 2 चीज़ डिस्कस करा अभी, एक तो यूटीज के बारे में डिस्कस करा और एक फंडामेंटल तो अभी डिस्कस करेंगे। एक तो अभी हमने फंडामेंटल्स ऑफ सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप राइट, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में बात करा और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग शानदार तरीके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।